नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमारे हिंदी थ्योरी सीरीज़ के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 9वां चैप्टर लेके आप लोगों के सामने आए हुए हैं और आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अव्यय से संबंधित है। इससे पहले थ्योरी सेशन की क्लासेज यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप लोग जब थ्योरी सेशन देख लेते हैं तो उसके बाद एमसीक्यू सीरीज भी जरूर देखें। राजपाल सिंह सीरीज की हमने इससे पहले एमसीक्यू सीरीज करा दी है, जिसके लगभग 37 से 38 वीडियो की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर की बात आप चैप्टर वाइज उनके एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें अव्यय के बारे में तो क्रिया विशेषण सबसे पहले तो देखें तो क्रिया विशेषण के आपके दोस्तों 3 रूप होते हैं, जिसमें से एक तो आपका रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पर इनको बांटा गया है। अच्छा दोस्तों, अगर रूप के आधार पर देखें तो जो हमारे क्रिया विशेषण है उसमें से आपका एक मूल क्रिया विशेषण होता है, दूसरा आपका यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा आपका स्थानीय क्रिया विशेषण होता है। उसी तरीके से अगर क्रिया विशेषण को प्रयोग के आधार पर देखें दोस्तों तो हमारा एक साधारण क्रिया विशेषण होता है, दूसरा आपका अनुबंध क्रिया विशेषण और तीसरा आपका संयोजक क्रिया विशेषण होता है। वहीं अगर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषणों को देखेंगे तो दोस्तों ये हमारे 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो हमारे कौन कौन से होंगे 4 टाइप्स तो देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आपका वाचक क्रिया विशेषण और आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अच्छा, डिटेल में अगर इनके बारे में बात करें तो दोस्तों उससे पहले हमें अव्यय को समझना जरूरी है। अगर देखें कि अव्यय होते क्या हैं तो देखिएगा, अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, यानी कि जिसको बेचा ना जा सके या फिर जिसका कोई व्यय ना किया जा सके, नहीं ना। तो देखिएगा, हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी प्रकार का विकार परिवर्तन उत्पन्न ना हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अच्छा दोस्तों देखिएगा, अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। इनमें से आपको कोई एक निम्न में से कौन सा एक अव्यय शब्द है करके पूछा जाता है, तो क्वेश्चन उस हिसाब से बनेंगे। उससे पहले यदि अगर हम देखें तो क्या बता रहा है, अव्यय शब्दों का रूपांतरण नहीं होने के कारण ही इन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। अब दोस्तों, इनका जो हमारा लिंग, वचन, पुरुष या कारक या फिर काल के आधार पर इन पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या कोई भी परिवर्तन इनमें उत्पन्न नहीं होता है। और इन्हीं के कारण क्या है, जो अव्यय शब्द हैं हमारे, इनका रूपांतरण नहीं होने के कारण ही इनको अभिकारी शब्द के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि अभिकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता। अभिकारी शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे जब, तब, इधर उधर, जहाँ, अभी, क्यों और किंतु, परंतु, धीरे, बल्कि, अथवा, तभी, लेकिन, ठीक, इसलिए, चूंकि, अवश्य, नहीं, किधर, अतः, अतएव, अर्थात, अह एवं अरे, वाह। जो ये हमारे शब्द हैं ये सारे ही अविकारी शब्दों के उदाहरण के रूप में हम जान रहे हैं, जिनका हमारा क्या होगा, कोई रूपांतरण इनमें या फिर इनमें कोई विकार उत्पन्न होने की दशा हमारी नहीं देखी जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगर देखें तो अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद हमारे कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण और हमारा कौन सा हो गया, विस्मयादि बोधक विशेषण के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये सारे ही जो हमारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे अविकारी शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की यदि अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे अव्यय शब्द कह रहा है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी कि विशेषण की या फिर अन्य जो क्रिया है उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हमारा क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। फिर देखिएगा, साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले हमारे अव्यय शब्द होंगे उन्हीं को हमारा क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, अगर देखिएगा, हवा धीरे धीरे चलती है, तो दोस्तों इसमें धीरे क्या है हमारा? धीरे हमारा विशेषण है और चलना हमारा उसमें क्या हो जाएगी? चलती हमारा उसमें जो शब्द है वो हमारा क्रिया हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। अगर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, अब दोस्तों धड़ाधड़ तो आपकी क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन जो बिक रही है वो आपकी इसमें क्या हो रही है? मूल क्रिया हो रही है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण के रूप में जानी जाएगी। अच्छा, अगर देखा जाए उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे एवं धड़ाधड़ क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये क्रमशः चलना क्रिया एवं बिकना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अगर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, वो दोस्तों अर्थ के आधार पर हमारे कौन कौन से होते हैं इससे पहले हमने डिवाइडेशन देखा था ऊपर पे। अच्छा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, जो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अगर इसको हम जाने तो किस रूप में जाना जाएगा? जिस क्रिया विशेषण शब्दों में स्थिति या फिर किसी स्थान एवं दिशा का बोध हो उन्हें
स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा आप दोस्तों, अगर कोई क्रिया विशेषण हो रही है और उन शब्दों में अगर हमें किसी स्थान या फिर स्थिति या फिर किसी दिशा का अगर जहाँ पर हमें बोध हो रहा है या फिर किसी स्थान का हमें अगर बोध हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अच्छा, जो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं उनके दोस्तों हमारे दो भेद होते हैं, एक तो हमारा स्थितिवाचक होता है और दूसरा हमारा दिशावाचक होता है। डेफिनेशन में आप लोगों को वही चीज़ बताई गई है, या तो दिशा का बोध करेगा या स्थिति या स्थान का बोध करेगा, वही हमारे क्या होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो ये दो प्रकार से डिवाइड किया गया, जिसमें हमारा स्थितिवाचक और हमारा दिशावाचक के रूप में इनको जाना गया। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्थितिवाचक जो हमारे विशेषणों की जो प्रकार हैं, अगर उसमें देखा जाए तो यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, सर्वत्र, अन्यत्र, सर्वव्यापक, सामने, तले आदि। अच्छा, ये क्या था, हमारा स्थितिवाचक था कि किस स्थिति में है, कि यहाँ है, वहाँ है। अच्छा, अगर दिशा की बात करें तो इधर उधर दाएं बाएं, अब इधर उधर दाएं बाएं हमारा दोस्तों दिशाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो चारों तरफ, चारों ओर, यहीं पे आर पार, जिधर दूर, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दिशावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं दोस्तों, क्या कह रहा है कि शिवम दाएं खड़ा है। अब दाएं खड़ा है तो हमें किस चीज़ का पता चल रहा है, उसकी दाएं खड़े होने की जो स्थिति है, जो आपकी दिशा है, उसका पता चल रहा है। यानी कि शिवम के दाएं होने की दिशा का पता चल रहा है, तो ये हमारा स्थितिवाचक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। अगर उस तरीके से देखा जाए तो चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है, वहाँ खड़ा है, तो दोस्तों वहाँ किसके लिए प्रयोग होता है, स्थिति, वहाँ खड़े होने की स्थिति के बारे में बता रहा है, तो ये भी आपका स्थितिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। अब सर्वत्र व्याप्त है कहने का मतलब है कि इस जो हमारी उस समय स्थिति बनी है वो सर्वत्र, यानी कि परमात्मा की जो कृपा है वो सर्वत्र ही उस समय व्याप्त बनी हुई है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, स्थितिवाचक के अंतर्गत देखा जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या कह रहा है, आप यहाँ यहीं आइए अन्यत्र न जाइए। आप यहीं आइए अन्यत्र कहीं न जाइए, कहने का मतलब है यहाँ आइए अन्यत्र कहीं न जाएँ। तो यहाँ एक क्या है, स्थिति है, और उसमें अन्यत्र की जो जो आपकी शब्द लिए गए हैं वो भी हमारे स्थितिवाचक के अंतर्गत से ही लिए गए हैं। अब देखिएगा, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दाएं, वहाँ, सर्वत्र, यहीं, अन्यत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों के समझ में आया? अगर हम बात करें उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो दोस्तों ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते क्या हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों से हमें जो काल है या फिर जो समय है उसकी सूचना यदि अगर हमें मिल जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कह देंगे। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, उसके बाद सर्व, नित्य, घड़ी घड़ी, कई बार, अभी अभी, बार बार, अभी, प्रथम, आखिर, कौन, कभी ना कभी, निरंतर, लगातार, दिन रात, दिन भर, रात भर, आजकल, साल भर, घर बार, हर दफ़े, प्रतिदिन, रोज, सदा आदि। तो दोस्तों ये हमारे जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी किसका बोध हो रहा होगा, समय या फिर को काल का बोध हो रहा होगा, तो हम उसे ही क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जानेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर इसमें मैं देखूँ, अगर हमने एग्जाम्पल देखे तो क्या कहता है, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। अब साल भर वेतन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं क्या बताया, ये समय पीरियड की बात बता रहा है कि इसको एक साल भर में पैसा नहीं मिला है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर देखा जाए तो वह आज ही जाने की तैयारी में है, आज जाने की तैयारी में है, तो वो भी समय का निर्धारण कर रहा है। माँ सुबह नाश्ता, अब सुबह नाश्ता बना रही है तो सुबह की बात कर रहा है, यानी कि आज की बात कर रहा है, तो भी समय का निर्धारण कर रहा है। सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, अब दिन रात उनका अगर युद्ध करने की अगर कोई दशा बता रहे हैं तो वो भी हमारा कालवाचक के अंतर्गत आएगा। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, सेम वही चीज़ है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त साल भर, आज, सुबह, दिन, रात, परसों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब अगर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा ये क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिणाम का या फिर परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन क्रिया विशेषणों से हमें जो हमारा परिमाण है उसका बोध हो जाता है तो उसी को हम अपनी क्या कहेंगे, परिमाण क्रियावाचक विशेषण कहेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो क्या कहता है कि ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा अधिकता बोधक होता है, दूसरा हमारा न्यूनता बोधक, तीसरा हमारा तुलना बोधक और चौथा हमारा पर्याप्तिवाचक और पांचवा आपका श्रेणीवाचक होता है। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो क्या है, जो हमारा अधिकता बोधक है उसमें अतिशय, बहुत, खूब, सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत बड़ा, अति बहुतायत या फिर पूर्णतया, पूर्णतः, भारी, बिल्कुल, निरा आदि ये जो जिसमें आपकी क्या होगी, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहने वाले शब्दों का मेल जिसमें बना होगा वही हमारे अधिकता बोधक परिमाणवाचक विशेषण के अंग के रूप में जाने जाएंगे। अगर देखें दोस्तों दूसरा हमारा जो न्यूनता बोधक है तो लगभग, किंचित, थोड़ा, कुछ, जरा, अंशतः, प्रायः, टुक, अनुमानतः आदि, जिसमें हमारे न्यूनता यानी कि कम चीज़ों का बोध जहाँ पर हो रहा होगा तो उसको हम न्यूनता बोधक के रूप में जानेंगे। अगर देखा जाए तुलनावाचक जो हमारे परिणामवाचक क्रिया विशेषण होते हैं तो कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बड़ा, बढ़कर, तो उसमें हम किसी से तुलना ही कर रहे होंगे तो तुलनावाचक के अंतर्गत आएगा। पर्याप्तिवाचक अगर कहें तो केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी,
अब जिसमें हमें क्या है, ठीक, बराबर, चाहिए, जो पर्याप्त है, यानी कि हम जिसे क्या कहेंगे, जो इस मात्रा में ये चीज़ पर्याप्त है अगर हम कहते हैं तो केवल, यथेष्ट या फिर बस, काफ़ी, इस चीज़ में हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। फिर श्रेणीवाचक में देखें तो एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम। अब श्रेणी क्रम है तो फिर श्रेणी के हिसाब से चलेंगे, जैसे थोड़ा है, तिल तिल है, तो इस तरीके से हम जो श्रेणीवाचक परिमाणवाचक विशेषण है उसको जानेंगे, जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण के 5 प्रकारों के रूप में व्यक्त किया गया था। अब देखिएगा उदाहरण है, वह बहुत खाता है। अब बहुत खाता है से क्या है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो अधिकतावाचक में आ जाएगा। अब उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो मैं अनेक विचारों में अंशतः सहमत हूँ। अब अंशतः कहने का मतलब है न्यूनताबोधक का उसमें हमारा देखने को मिलेगा। अगर सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफ़ी कर दिया, पूर्णतः माफ़ी कर रहा है किसी चीज़ को, समझिएगा, अगर पूर्णतः माफ़ी कर दी है किसी चीज़ को तो वो क्या हो जाएगा आपका, पर्याप्त के आसपास अगर उसको आप मान सकते हैं। राम थोड़ी सी मिठाई खाओ। अब थोड़ी सी की बात कर रहा है, थोड़ी सी शब्द हमारे किस में आते हैं, न्यूनता के अंतर्गत हम इसको अगर देखें, थोड़ा सा, या फिर तुलना में इसको हम ले सकते हैं थोड़ा सा ना, तुलना, थोड़ा सा, बड़ा सा, ज़्यादा, इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो अब जो इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द बहुत, अंशतः, पूर्णतः, थोड़ी सी आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रीतिवाचक जो हमारी क्रिया विशेषण है अगर उसको जाने तो देखिएगा, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषणों की ही तरह इनमें इनकी संख्या भी अनंत है। अच्छा, गुणवाचक की तरह इनकी भी जो संख्या है वो भी अनंत है कह रहा है। जैसे धीरे धीरे, अचानक है, फटाफट है, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, निःसंदेह, तो, हो, अवश्य, कदाचित, ठीक, क्यों, काहे, मात्र, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, सहसा, इसलिए, एकाएक, आपस में, एतैव, वस्तुतः, स्वयं, स्वतः, रीत्युनुसार, यथाशक्ति, मिलकर, परस्पर, एकाएक, एक साथ, येन केन प्रकारेण, अलबत्ता, धड़ाधड़, एवं मिलकर, ध्यानपूर्वक, यथासंभव मात्र, भरसा, भीमत, दरअसल। जब ऐसे शब्द आएंगे तो दोस्तों ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, रीति के हिसाब से कह रहा है तो उदाहरण, रात को अचानक बारिश होगी, तो रात को अचानक बारिश होगी तो हमारे ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो शब्द तो सारे पहले आपको मिल चुके हैं, आपको खाली सेंटेंसेस को समझना ही है। लड़का धीरे धीरे चल रहा है तो ये भी हमारा रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है तो ये भी हमारा रीतिवाचक ही होगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं तो धड़ाधड़ बिक रही हैं तो इसका मतलब ये रीतिवाचक के अंतर्गत ही आ जाएगा। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो मिलकर किया है तो रीतिवाचक की आप उसमें देखेंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में पर्याप्त शब्द अचानक, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़ मिलकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। अच्छा दोस्तों, जो हमारा रूप है, रूप के अनुसार जो क्रिया विशेषण है वो किस प्रकार का है अगर देखा जाए तो, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, और उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा, वो हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण आ जाता है। अच्छा, उससे पहले हम किसको देखते हैं, मूल क्रिया विशेषण को देखते हैं कि मूल क्रिया विशेषण होता कौन सा है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ऐसे क्रिया विशेषण होंगे जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बन रहे हैं तो वही हमारे मूल क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे दूर, ठीक, पुनः, अचानक, फिर, अचानक, नहीं, ऐसे जो शब्द होंगे वो हमारे मूल क्रिया विशेषण के अंग होंगे। अगर उसी तरीके से देखा जाए कि जो यौगिक क्रिया विशेषण हमारे शब्द हैं इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है। अच्छा दोस्तों, जो यौगिक है तो यौगिक आपको पता है यौगिक किसी के मिलने से ही हमारा यौगिक बनता है। तो यौगिक में हमारे जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है। क्रिया विशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण करता है। ठीक हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हमारी यौगिक क्रिया विशेषण है, जैसे झट से, वहाँ पर, यहाँ तक, मन से, जिससे, दिल में, यहाँ वहाँ, क्रमशः, मानो, भूल से, चुपके, इतने में, कहीं, यहीं, अभी आदि जो शब्द होंगे वो हमारी यौगिक क्रिया विशेषण के अंग के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, ध्यान दें, कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं जबकि पंडित कांता प्रसाद गुरु इन दोनों को ही अंतर स्पष्ट करते हैं। अच्छा देखिएगा, पंडित कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से बनते हैं। अच्छा, आप देखिएगा संज्ञाओं की दुरुक्ति से, अब दोस्तों जो हमारा संज्ञा है उनकी अगर दुरुक्ति से देखा जाए तो घर घर, बड़ी बड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ, जो ऐसे शब्द आते हैं हमारे, ये संज्ञाओं के अंतर्गत दुरुक्ति का जो भाव प्रकट करते हैं वो भी हमारे उन्हीं के अंतर्गत आएंगे। अब देखिएगा, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे साँझ सवेरे, रात दिन,
घर बाहर या फिर देश विदेश। अब भिन्न संज्ञाओं के मेल कहने का मतलब ये है कि ये उसके दो एक दूसरे के परस्पर क्या कर रहे हैं, विपरीतार्थ शब्द के रूप में जाने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे उन्हीं के अंतर्गत आएंगे। अब देखिएगा उसके बाद देखा जाए तो विशेषण की दुरुक्ति से एकाएक, ठीक ठीक, ठीक ठाक, साफ साफ, ऐसे जो शब्द होंगे वो विशेषण दुरुक्ति के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषणों की दुरुक्ति से अगर धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, बैठे बैठे, बिकते बिकते, तो ये शब्द भी हमारे उन्हीं के अंतर देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा दो भिन्न भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ जहाँ, जब जब तब, आस पास, आमने सामने, कल परसों, तो ये भी हमारे क्या होंगे, भिन्न भिन्न क्रिया विशेषण से बनेंगे। दो समान अथवा असमान क्रिया विशेषणों के बीच में न रखने से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो फिर भी हमारा वो हमारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अनुकरण शब्दों की दुरुक्ति से, अब देखिएगा अनुकरण जैसे धड़ाधड़ है ना, धड़ाधड़ है हमारा, सटासट है, गटागट है या फिर छटपट है। तो दोस्तों जैसे अगर हमारे ये वाले जो शब्द बनेंगे तो ये भी हमारी यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो जो अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे प्रतिपल है, प्रतिदिन है, आजम है, यथाक्रम है, या फिर अनजाने, या फिर वे फायदा है, तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, पूर्वकालिक, कृदंत और विशेषण के मेल से मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके जो शब्द आएंगे वो भी हमारी यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, संज्ञा और विशेषण के मेल से लगातार, एक साथ, एक बार, दो बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, जो ऐसे शब्द आते हैं तो ये हमारे संज्ञा और विशेषण के मेल से बनने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाएंगे, जो हमारे कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार माने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो उसके बाद कहता है स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेरा सिर है, अब स्थान की बात कर रहा है कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतरण के, जिनका हम रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हुए उनकी स्थानीय क्रिया विशेषण के बारे में कहा जाता है, तो हमारे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह मेरा सर है, अब मैं कहता हूँ वह मेरा हाथ है ना, या मैं कह दूंगा कि वह मेरा कान है, तो इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो हमारे स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब प्रयोग के आधार पर अगर क्रिया विशेषण को देखें तो ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम कल करेंगे। आज के लिए हमने लगभग आप लोगों को जो क्रिया विशेषणों के प्रकार थे या फिर जो अव्यय शब्द थे, अव्यय शब्दों से मिलकर जो बनने वाले हमारे शब्द थे उनके बारे में डिस्कस किया। आप लोगों ने इससे पहले की सीरीज जरूर देखी होगी, यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जरूर उनको देख लें, और उसके बाद जो MCQ सीरीज है उसको भी आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत उसके बाद हो जाएगी, क्योंकि 450 से 500 क्वेश्चनों का यहाँ पर एक चैप्टर से आपको कलेक्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।